हेलो। आवाज आ रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अभी केमिकल काइनेटिक्स से। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो जो रेट है वो 2 से 3 टाइम्स फास्ट हो जाता है। तो ऑन इंक्रीजिंग
temperature by 10 degrees Celsius, the rate of reaction increases 2 to 3 times. ठीक है, मतलब K at T plus 10 डिवाइड बाय K at T, ये जो वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच। ठीक है, 10 डिग्री कम पर के और 10 डिग्री ज्यादा पर के, इसका जो रेशियो है ये 2 टू क्या होगा, 3 होगा, 3 टाइम्स, मतलब 2 और 3 के बीच में रहेगा। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। इस टर्म को क्या बोल दिया जाता है, इस टर्म को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है। तो ये टर्म को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ रहा है या रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक इक्वेशन था जो दिया था अरेनियस ने। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर कुछ इस टाइप से डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए टी रेस टू पावर माइनस टी ए अपॉन आर। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के जो है वो टेम्परेचर पर कुछ इस टाइप से डिपेंड करता है। के इज इक्वल टू ए टी रेस टू पावर माइनस टी ए बाय आर टी। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, सो हियर ए इज अरेनियस कांस्टेंट, या फिर इसको ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से पहले आ रहा था, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोला जा सकता है। इसके अलावा टी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ही है, आर गैस कांस्टेंट हो गया, एंड ई जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो लिख पाते हैं, पहले ये लिख लो।
हो गया सबका? तो ए जो है वो अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। ये जो है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है? तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कुछ एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट का है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट बाय ब्रेकिंग बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के थ्रू, ये ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जब हम रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और इंटरमीडिएट बनाएंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। देखो, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ कुछ मान लो ऐसा है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये प्रोडक्ट का एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी ऑब्वियसली रिएक्टेंट से क्या होगा? कम। तो क्या है, पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिएक्टेंट से, जब प्रोडक्ट बनेगा तो पहले एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। एंड रिक्वायर्ड क्यों होगी? क्योंकि इंटरमीडिएट बना, और फिर बाद में एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस रिक्वायर्ड एनर्जी को ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, बट ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे ई एफ, मीन्स ई ए फॉरवर्ड। सिमिलरली ये जो एनर्जी होगी ये हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन। ठीक है, तो ई ए बैकवर्ड, और ये अपने पास है डेल्टा, रिएक्शन का क्या हुआ है? डेल्टा एच। ठीक है, तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो डेल्टा एच जो है ये रहेगा फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो क्या हो सकता है? इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? तो अब ये तो हमने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है एंड डेल्टा एच वगैरह, और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है। नाउ
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट या रेट क्यों बढ़ता है वो देख लेते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि के जो है वो क्या है, के है ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन ई रेस टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो ई ए अपॉन आर टी क्या हो गया यार, ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज हो गया। तो अगर ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज होगा तो ई रेस टू पावर ई ए बाई आर टी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली ये नीचे है, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट डिक्रीज होगा तो के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ अगर हमें एक टेम्परेचर पर के पता है और दूसरे पर निकालना तो भी कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो तो अगर हम इसका दोनों साइड एल एन ले लें तो क्या हो जाएगा, दिस इज एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है। तो इससे अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बनेगा यार, तो एल एन के वर्सेज 1/t ग्राफ कैसा आएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स, है ना। तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगी इस साइड से, एंड ये स्लोप क्या होगी, स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन आर। ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग ए। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एल एन की बजाय यहाँ पर लॉग ले लेंगे तो ऑब्वियसली लॉग लेंगे तो इधर लॉग और इधर आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड। ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है। तो दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज एम एक्स। अगेन ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप। तो लॉग के वर्सेज 1/3 ग्राफ अभी बनाएंगे तो स्लोप चेंज हो जाएगा, है ना। पहले स्लोप क्या था, ई अपॉन आर था। यस, एल एन ए जो है इंटरसेप्ट में है, एल एन ए जो है, सॉरी मैं रॉन्ग लिख दिया, हाँ एल एन ए जो है वो है इंटरसेप्ट वाले का। सेकेंड वाले में जो इंटरसेप्ट है वो लॉग ए होगा। ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट है क्या हो गया, लॉग ए, एंड स्लोप क्या हो गया अभी, स्लोप हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। क्लियर है। तो एल एन के वर्सेज 1/t ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप माइनस ई अपॉन आर आएगा, एंड लॉग के वर्सेज 1/t बनाएंगे तो स्लोप क्या आएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आ रहा है। ठीक है। तो ये इस टाइप से ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें लॉग के वर्सेज 1/t ग्राफ दे दिया और बोलेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है। तो हमें पता है कि स्लोप जो है वो माइनस ई अपॉन 2.303 आ रहा है, तो वहां से एक्टिवेशन एनर्जी मिल सकता है। नो दीपक, डेल्टा एच इज ऑलवेज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। लास्ट वाले डायग्राम में ई ए बैकवर्ड ज्यादा है ना, तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव मतलब लास्ट वाला हमने जो डायग्राम बनाया है एक्सोथर्मिक का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर फॉरवर्ड वाला कम है और बैकवर्ड वाला एक्सेशन एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा। तो उसको क्या प्रॉब्लम, डेल्टा एच तो नेगेटिव आ ही सकता है एक्सोथर्मिक के लिए। और हमने जो डायग्राम बनाया एक तरह से एक्सोथर्मिक का ही बनाया है, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का ज्यादा है लास्ट वाले।
हो गया सबका? ना देखो, अगर हमें एक टेम्परेचर पर के दिया है और दूसरे टेम्परेचर पर के निकालना है तो कैसे करेंगे? तो एट टी इक्वल टू T1, के मान लो K1 है, एंड एट टी इक्वल टू T2, के जो है वो K2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? तो लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली लॉग K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 R T2। This is equation 2। और 2 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो क्या आ गया ये? log of K2 माइनस log of K1 इज इक्वल टू, अब देखो log A वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आएगा EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लिख सकते हैं log of K2 by K1। राइट हैंड साइड क्या आ गया? ई ए अपॉन 2.303 आर, कॉमन आ गया, 1/T1 माइनस 1/T2, या फिर log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइम, याद आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइम पे कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन था। वहां पर ई ए की जगह डेल्टा एच था। ई ए जो है इसकी जगह क्या था? डेल्टा एच था। डेल्टा एच तो एक्चुअली क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है और डेल्टा एच पॉजिटिव भी। इसलिए वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता था और कम भी हो सकता था, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और ये देखो T2 माइनस T1 वाला पार्ट भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो T2 ग्रेटर है T1। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि के बढ़ जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? के बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो के कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ से भी समझाया, तुम्हें इधर से समझाया, वही चीज वहां से आ रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या है? के बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट बढ़ेगा मतलब रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज रेट में क्या है? रेट में क्या है? रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर, है ना? तो पहले अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस देखा था, अभी हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि रेट जो है वो रेट कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और फिर रेट कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट जो है किसकी वजह से चेंज हो सकता है? एक तो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, और एक हमने बताया कैटलिस्ट की वजह से। कैटलिस्ट वाला पार्ट अभी देखेंगे हम, पहले हम देख रहे हैं टेम्परेचर। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो क्वेश्चन करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 90, ये दोनों क्वेश्चन करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 84 एंड 90। आई आंसर।
यस प्रशांत, करेक्ट है। नो आमिर, देखो हमें 84 में क्या दिया है, हमें दिया log k इज इक्वल टू 5 माइनस 2000। तो 2000 के मतलब केल्विन है ना, के मतलब केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट है, मतलब इस वाले पार्ट का यूनिट टेम्परेचर वाला होगा जो कि के दिया है। ठीक। सो नाउ इसको अगर हम कंपेयर करें log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, तो log a जो है ये हो गया अपने पास 5, a की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 10⁵5। इसके अलावा ई ए अपॉन 2.303 आर जो है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2000। तो ई ए यहाँ से क्या आएगा, ई ए इज इक्वल टू 2.303 आर इंटू 2000। तो ये हमारे पास हो गया, कितना आर हो गया, ठीक है। अच्छा, आर का वैल्यू कैलोरी में क्या होता है, 2 होता है, तो कितना आ जाएगा किलो कैलोरी में, ऑब्वियसली क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस इज 9212 कैलोरी, फिर 9.212 किलो कैलोरी, ये हो जाएगा ना। और हमने तुम्हें ये तो बताया ही है कि स्ट्रेट लाइन होती है ना, लॉग के वर्सेज 1/t क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो तो हमने बताया ही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों जो है करेक्ट ऑप्शन हो गए, मतलब ए जो है वो करेक्ट, जिसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये करेक्ट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 84। 90 में क्या बोल रहा है कि मिल्क टर्न्स श्योर एट 40 डिग्री 3 टाइम्स एज फास्टर एज 0 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री पर वो 3 टाइम्स ज्यादा उसकी ऑब्वियसली रेट है कंपेयर टू 0 डिग्री, तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90, तो क्या था, लॉग ऑफ k2/k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर
T2 माइनस T1 अपॉन T1, ठीक है। सो K2 बाई K1 की वैल्यू हमें दी है 3 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 ऑब्वियसली हो गया 40। इसके अलावा टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है, तो T2 कितना है 40 डिग्री मतलब 313 एंड T1 कितना है 0 डिग्री मतलब 273। निकालना क्या है, निकालना है EA, तो EA हो जाएगा यहाँ से 2.303 इंटू R इंटू 313 इंटू 273 बाय 40 इंटू लॉग 3। नाउ कैलोरी में निकालना है तो R की वैल्यू में क्या ले सकते हैं, R की वैल्यू ले सकते हैं 2। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हुआ है, दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो हमारे पास कैलोरी में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सभी को। ठीक है, ना आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम लेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है, वो इंटरमीडिएट ही चेंज कर देता है, और वो क्या करता है, वो लो एक्टिवेशन एनर्जी का इंटरमीडिएट बनाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज rate of reaction by forming a new intermediate by forming a new intermediate of low activation energy या फिर of lesser activation। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अभी एक नया इंटरमीडिएट बनेगा और वो नया इंटरमीडिएट जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी पहले से कम। तो देखो ई रेस टू पावर के क्या है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी ए अपॉन आर टी, यही है ना। ये ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बताया कि इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर ए अपॉन ई रेस टू पावर ई अपॉन आर टी।
तो यहाँ से देखो अभी हम क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, कैटलिस्ट जब हमने ऐड किया है तो क्या हुआ, ई का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया ना। अगर ई कम होगा तो ई ए बाय आर टी भी कम होगा। अब अगर ई ए बाय आर टी कम होगा तो ई रेस टू पावर ई ए बाय आर टी जो है ये भी कम होगा, मतलब के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। सो कैटलिस्ट ऐड करने पर रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है, हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो ऑब्वियसली रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब वो उसका भी हम इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या इक्वेशन आएगा रेट कांस्टेंट बढ़ने का, पहले ये लिख लो। हो गया सबका। तो हमारे पास फिर से एक डायग्राम ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो पहले हमारे पास इंटरमीडिएट आ रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरमीडिएट है कोई, यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है। अब बाद में हमारे पास एक नया इंटरमीडिएट आया है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। ठीक है। सो ये जो है इसको हम बोल देंगे ई ए अनकैटलाइज या ई ए अनकैट। ठीक है, उसमें हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया। और ये बाद में जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है ये ऑब्वियसली जब हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया वो वाली एक्टिवेशन। ठीक है। तो ये इसको हम लिख देंगे ई ए कैट। ओके। सो ई एन कैट मतलब जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, और ये कैट मतलब जिसमें हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया। तो के अनकैट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अनकैट अपॉन आर टी। सिमिलरली के कैट मतलब कैटलाइज, जिसमें हमने क्या कर लिया, कैटलाइज कर लिया रिएक्शन को, जिसमें हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया उस वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो के कैट इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए कैट अपॉन आर टी। ठीक है। नाउ के कैट अपॉन के एन कैट क्या हो गया, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज ई रेस टू पावर माइनस ई ए
cat अपॉन RT डिवाइड बाय e रेज टू पावर माइनस EA अनकैट अपॉन RT। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं k कैट अपॉन k अनकैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर EA अनकैट माइनस EA कैट अपॉन RT। ओके, तो ये हमारे पास आ गया अभी इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमें ये डिफरेंस पता है, मतलब कितना एक्टिव एनर्जी कम हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि रेट जो है वो कितना टाइम्स पास हो गया। वैसे रेट कांस्टेंट का रेशियो जो होगा उतना ही टाइम्स रेट जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। अच्छा, इंटरमीडिएट जहाँ पर बनता है ना, इंटरमीडिएट जहाँ पर बनता है उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, मतलब टॉप पोजीशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट अभी नया है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये दोनों क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। टॉप पोजीशन पर जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन ले लो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 97 करो।
आया आंसर किसी का? तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक्टिव एंड एनर्जी 2 किलो कैलोरी कम हो गया। ठीक है, और 2 किलो कैलोरी कम हो गया तो देखो के कैट अपॉन के अनकैट क्या होगा, तो ई रेस टू पावर, ये वाला जो पार्ट है पावर वाला, ये क्या है, कितना डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का, दैट इज 2 किलो कैलोरी, हम बोल सकते हैं 2000। अब देखो कैलोरी में है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, आर टी, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, वो भी कैलोरी वाली लेंगे। तो आर की वैल्यू कैलोरी वाली क्या होती है 2, एंड टेम्परेचर कितना बोला है, टेम्परेचर बोला है 27 डिग्री, मतलब 300 कैलोरी। तो ये क्या आया, दिस इज नथिंग बट ई रेस टू पावर 10/3। तो ई रेस टू पावर 10/3 का वैल्यू क्या होगा, मान लो दिस इज वाई। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, वाई है, तो हमें वाई निकालना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड पहले एल एन ले लो, तो एल एन वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 10/3। नाउ दोनों साइड लॉग कर लो, मतलब इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो इट इज 2.303 लॉग वाई इज इक्वल टू 10/3। एंड लॉग वाई क्या हो गया फिर, लॉग वाई जो है ये हो गया 10/3 इंटू 2.30। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 3.33 डिवाइड बाई 2.303 या 2.3 लिख देते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, तब जाके हमें किसका वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो 3.33 डिवाइड बाय क्या करना है, 2.3 करना है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1.4। अब देखो, अब हम ये वैल्यू 1.45 के अराउंड आ गया। अब हमें 0.45 किसका लॉग है वो तो थोड़ा आइडिया नहीं है, बट 0.48 किसका लॉग है वो पता है ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कर लेते हैं। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 1.48, एंड 1.48 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.48। वन इज नथिंग बट लॉग 10 एंड 0.48 इज नथिंग बट लॉग 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 30। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वाई जो है क्या हो गया 30। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हमने 1.45 को क्या ले लिया, 1.48 ले लिया। ठीक है, सो आंसर जो है एक्चुअल आंसर वो थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो 30 से थोड़ा छोटा सा, मतलब थोड़ा कम आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 30 के अराउंड कौन सा है यहाँ पर, इट इज 28, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो के कैट अपॉन के अनकैट मतलब कितना टाइम्स रिएक्शन फास्ट हुआ, वही हमें बताना था। तो वो आया ई रेस टू पावर 10/3। तो ई रेस टू पावर 10/3 का वैल्यू कैसे आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले एल एन ले सकते हैं। ठीक है, एल एन ले लिया इसका, तो एल एन आया, तो अब उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें लॉग की वैल्यूज पता है, एल एन की वैल्यूज जनरली नहीं पता। ठीक है, तो उसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया, देन 2.303 को हमने 2.3 ले लिया, एंड ये आया 1.45 के अराउंड। सो 1.45 को हमने 1.48 लिख दिया, बिकॉज हमें उसकी लॉग की वैल्यू पता है। तो वो लॉग 30 आ गया, लॉग 30 आ गया तो वाई 30 आ गया, तो एक्चुअल वैल्यू 30 से थोड़ी कम रहेगी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ लास्ट पार्ट लेते हैं इसका, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। एंड इट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हमने तुम्हें पहले ही बताया कि यार हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है मतलब मॉलिक्यूलरिटी, वो ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर कुछ अलग आता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, तो वही हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, देखो सिंगल स्टेप वाली है तो पहले ही मैंने तुम्हें बताया एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर जो है क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो
In multi-step reaction, rate determining step, ये तुम्हें ऑर्गेनिक में भी बताया होगा. In multi-step reaction, rate determining step कौन सा होगा? Is slow step. ठीक है, तो जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं. स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना. इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग. ठीक है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. और एक्चुअली क्या है, उसी स्टेप का हम रेट लॉ लिखेंगे. जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, उसी का रेट लॉ लिखेंगे हम. तो रेट लॉ इज रिटर्न फॉर दैट स्टेप ऑन. जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी का हम रेट लॉ लिखेंगे, बाकी का रेट लॉ नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो अब देखो हम इसको एक एग्जांपल से तुम्हें समझा देते हैं. मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 इज ट्वाइस, और ये 2-3 स्टेप में हो रहा है. स्टेप 1 है इसका A2 gives ट्वाइस A, ये मान लो फर्स्ट स्टेप है. स्टेप 2 है इसका A2 सॉरी A प्लस B2 gives AB, एंड ये मान लो स्लो स्टेप. देन इसके बाद स्टेप 3 है, क्या बचा, एक A बच गया और A भी है. नहीं, A प्लस B2 इज AB प्लस B ना. यस, AB प्लस B. तो नाउ A प्लस B गिव्स A, ये भी फास्ट है. ठीक है, तो स्लो स्टेप ये वाला है एंड फर्स्ट और थर्ड वाला फास्ट. तो ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, तो एक ये हमारे पास रिएक्शन है, ये ओरल रिएक्शन है, और ये ऐसे 3 स्टेप में हो रही है. उसमें से सेकंड स्टेप जो है स्लो स्टेप है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड फास्ट. तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा हमें ये बताना है. ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिख लो फिर बताते हैं कैसे करना है. हो गया सभी का? तो अब देखो, जैसे मैंने बताया कि स्लोएस्ट स्टेप जो है उसी का हम रेट लो लिखेंगे, और यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड वाला स्टेप, इसी का हम रेट लो लिखेंगे. तो अच्छा, अब इंडिविजुअल स्टेप तो क्या सिंगल स्टेप ही है ना, वो आगे फर्दर तो जा नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली ये सेकंड स्टेप जो है ये भी क्या है, सिंगल स्टेप ही है. ओके, तो हम इसका जब रेट लॉ लिखेंगे तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को क्या ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए और B2 दो है ना, दोनों की पावर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा. तो के इंटू A⁻1 इंटू B2⁻1. अब देखो, जब तुम स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखोगे तो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, स्लोएस्ट स्टेप में जो सब्सटेंस आ रहे हैं,
सॉरी रेट कांस्टेंट, रेट वाले एक्सप्रेशन में जो सब्सटेंस आ रहे हैं वो सब्सटेंस जो है ओरल रिएक्शन में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ए एंड बी टू आ रहा है, तो ए और बी टू क्या ओरल रिएक्शन में है? क्या ओरल रिएक्शन देखो क्या है, A2 B2 और AB वाली है ना। तो ओरल रिएक्शन में B2 तो है बट यार ए नहीं है, ठीक है, ओरल रिएक्शन में ए नहीं, ओरल रिएक्शन में क्या A2। तो क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो कि ओरल रिएक्शन में नहीं है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ए को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली दी होगी, देखो जो कि फर्स्ट स्टेप में दी है। उस फर्स्ट स्टेप के थ्रू हमें ए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ A2। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है ना यार। रिवर्सिबल रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं देखो, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, इट इज ए का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय A2, यही होगा ना। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया ए कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2 डिवाइड बाय A2। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू A2। तो ए क्या आ गया, ए आ गया के इक्विलिब्रियम रेज टू हाफ एंड A2 रेज टू हाफ। नाउ इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इधर, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू हाफ इंटू A2 रेज टू हाफ इंटू B2, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट नया क्यू, ठीक है। इसको कोई नया क्यू ले लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू नया के मीन्स के न्यू इंटू A2 रेज टू हाफ इंटू B2। तो देखो क्या आया ऑर्डर, ऑर्डर आ रहा है अभी 3/, आ रहा ही नहीं आ रहा। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर डिफरेंट क्यों है, इस रीजन से, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखोगे तो क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो रिएक्शन के दोनों के 1 1 है ना। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, बट एक्चुअली ऑर्डर क्या आया, 3/2 आया। क्लियर है। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, ऑर्डर इज 3/2। ओके। तो तुम्हें क्या करना है, स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखना है। फिर उस रेट लॉ में देखो कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जो कि ओरल रिएक्शन में ना हो। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ओरल रिएक्शन में नहीं है तो उस सब्सटेंस को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और जनरली एलिमिनेट करने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी। ओके। तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 99।
यस आंचल, आमिर करेक्ट है। प्रशांत करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो देखो हमें जो रिएक्शन दिया है, ओरल रिएक्शन दिया है हमारे पास, ट्वाइस O3, सॉरी ट्वाइस O2, इट इज ट्वाइस O3 गिव्स 3O। ठीक है, तो ये दो स्टेप में हो रहा है। स्टेप वन जो है वो क्या है, इट इज O3 गिव्स O2 प्लस O, एंड ये स्टेप उन्होंने फास्ट दिया है। एंड स्टेप वन, सॉरी स्टेप टू जो है वो क्या है, O प्लस O2 गिव्स ट्वाइस O2, एंड ये स्लो स्टेप। तो जैसा हमने तुम्हें बताया कि स्लोएस्ट स्टेप का हमें रेट लॉ लिखना है, तो रेट क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू, इसका मान लो रेट कॉन्स्टेंट के है, तो के इंटू ओ इंटू ओ। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली इन दोनों में से हमें देखना है कि कोई ओरल रिएक्शन में तो नहीं। तो हम देख सकते हैं यार O2 जो है तो ओरल रिएक्शन में है, ठीक है, बट O जो है वो ओरल रिएक्शन में नहीं। तो ऐसा सब्सटेंस जो ओरल रिएक्शन में नहीं है उसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और जैसा मैंने बताया उसे एलिमिनेट करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली यूज की जाएगी। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है उसको यूज करेंगे, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O2 इंटू O डिवाइड बाय O3। तो यहाँ से O क्या आ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इज के इक्विलिब्रियम इंटू O3 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय O2 कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रेट क्या आ जाएगा, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू O3 एंड 1 मिनट कुछ मिस्टेक किया है क्या, O इंटू O2, O2 इंटू O डिवाइड बाय O3। मिस्टेक ये था कि ये O3 था ना, दिस इज O3। तो या तो नाउ O को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, O को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो O3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। ओके, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोई नया एक रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं, इनटू O3 रेज टू 2 एंड O2 रेज टू माइनस। ओके, तो ये हमारे पास हो गया नया रेट। क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है खत्म हो गया। नाउ फुल मॉड्यूल जो है या फुल चैप्टर जो है वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो फुल चैप्टर होमवर्क है, फिनिश करो। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा वॉल्यूमेट्रिक। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक का बुकलेट मिल गया है सबको, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बुकलेट मिला गया सबको। ओके ठीक है, सो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म हो गया है। अच्छा, कल का पेपर कैसा हुआ सबका, कल और परसों का पेपर।
कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मतलब अच्छा नहीं हुआ ना। चलो ठीक है, सो होमवर्क टाइम पे फिनिश करो तभी पेपर अच्छे होंगे। ओके, तो अभी हमने फुल चैप्टर होमवर्क दिया है, तो इसे फिनिश करो। डिस्कस वगैरह भी हम कर लेंगे, परसों हमारा डाउट लेक्चर है, तो बचा हुआ फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में ऑब्जेक्टिव वगैरह पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले होमवर्क फिनिश करो। ओके, सो बाय, टेक केयर।